हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। विजयनगर साम्राज्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्लास जो है सीबीएसई के बच्चे जो है +2 के बच्चे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें जानेंगे हम कि विजयनगर साम्राज्य की आखिर क्या विशेषता है और कैसे जो है विजयनगर पर जो है हरिहर और बुक्का नाम के व्यक्तियों ने यानी दो भाइयों ने जो है इसका स्थापना किया और इसको जो है बनाया। तो ये काफ़ी आपके लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो थी 1336 ईस्वी में की गई थी और इसके स्थापक के रूप में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। यानी ये हरिहर और बुक्का ने जो है 1336 में विजयनगर की स्थापना की थी और ये दोनों भाई थे और उन्हें जो है मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में नौकरी की थी। देखिए, एक जो थे ये दोनों सैनिक थे और किसके यहाँ काम करते थे? मोहम्मद बिन तुगलक के सेना में ये नौकरी किया करते थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के संबंध जो है तोड़ कर कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यानी इन्होंने दिल्ली सल्तनत को छोड़ के खुद के जो पावर के अंतर्गत इन्होंने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना किया और जो है 1336 में जो है तुंगभद्र नदी के किनारे राजधानी के रूप में विजयनगर नामक शहर की स्थापना भी किया। इनके राज्यवंश के संगम राज्य वंश भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम जो है संगम राज्य वंश भी कहते हैं। अगर विजयनगर की अगर बात आ जाए तो आपको इतना याद रखना कि इसे जो है संगम राज्य वंश भी कहते हैं। कई बार जो है यूपीएससी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इस राज्यवंश के उद्भव के संबंध में अनेक विचारधारा प्रचलित है। कुछ विद्वानों का मत ये है कि बरगलर और काकतीलियों के जागीरदार समान थे और इनके पतन के बाद इन्होंने जो है कापलिप्स प्रदेश में सेवा की और कुछ अन्य विद्वानों के मत में ये लोग जो है होयसल के जो है सामान्य थे और कर्नाटक के संबंध थे। हरिहर और बुक्का द्वारा उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें जो है उनके समकालीन विद्वान संत जो है विद्याराय के सहायता और प्रेरणा मिली। यानी ये बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि विजयनगर की स्थापना करने में हरिहर बुक्का का यानी दोनों भाइयों का किसने सहायता किया था? विद्याराय ने सहायता किया था और उन्होंने प्रेरणा दी थी कि आपको विजयनगर की स्थापना करना है। यानी इनके जो है संत के वजह से जो है विजयनगर की स्थापना जो है दो भाइयों ने हरिहर और बुक्का ने किया था। किनके? विद्याराय के सहायता और प्रेरणा से। विश्वास किया जाता है कि अपने गुरु की स्मृति बनाए रखने के लिए दोनों भाइयों ने तुंगभद्र नदी के किनारे विद्यानगर या विजयनगर की स्थापना की गई। इसके साम्राज्य में विभिन्न संस्कृति क्षेत्र के लोग होते थे, जैसे तमिल, तेलुगु और कर्नाटक क्षेत्र, जो विभिन्न भाषा बोलते थे और उन विभिन्न संस्कृति से संबंध भी रखते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ माना गया है। 1336 से लेकर 1565 तक विजयनगर पर 3 विभिन्न राजवंशों ने राज्य किया। संगम जो 1485 तक सत्ता में रहे, सव्य जो कि 1503 तक सत्ता में रहे और तुलुवा राजवंश अंतिम राजवंश जो था अरविंद था, जिसने 17वीं सदी का शासन किया। विदेशी यात्रियों के निकोलो कोटो और फरानो न्यूज डोमिन पेस और डोरो बरसोबा और अब्दुल रजाक ने जो है विजयनगर की भव्य के बारे में लिखा भी है। यानी बहुत से शासक जो थे राज्य किए। कहते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण था। सभी लेखकों ने इसको जो है बहुत काफ़ी सराहना भी किया। इसमें 3 राज्यवंश ने राज्य किया जो आपको याद रखना चाहिए। एक तो था संगम वंश, एक था शल्य और तीसरा जो था तुलुवा राजवंश। यानी तीनों राजवंश ने जो था विजयनगर पर अपना राज्य स्थापित किया था। विजयनगर राज्य के शासकों ने सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेव राय। यानी विजयनगर राज्य के शासकों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रतापी राजा के रूप में कृष्णदेव राय का जो है नाम सबसे ऊपर है, जो कि तुलुव राजवंश के स्थापक थे और वह एक महान सेनापति और बहुत ही कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने बहनी साम्राज्य के विनाश पर खड़े किए गए स्वतंत्र साम्राज्य के साथ सिलोलेवोर में जो है लंबी लड़ाई लड़ी, कानून और व्यवस्था को व्यवस्थित भी किया और दक्कन में पुर्तगालियों के प्रभाव से भी निपटे। पहले उन्होंने बीजापुर की जो है अलीद शाह फौजों को पूरी तरह तहस नहस किया
और जो गुलबर्गा पर आक्रमण करके वहाँ कैद में जो है बंदी बनकर रखे गए। 3 ब्राह्मणी राजकुमारों को आज़ाद भी कराया। उन्होंने दुर्गवर्ग के राज्य सिंहासन को दोबारा प्रतिस्थापित करने में उनकी मदद की और स्वयं जो यौवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि अपनाई। तो कहते हैं यहाँ पर जो है देखा जाए कृष्णदेव राय का महत्व जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत काफ़ी सराहनीय था। कृष्णदेव राय ने जो है पत्थरों से कुछ मंदिर भी बनवाए और उन पर जो है प्रभावशाली जगहपुरम अथवा जो है अनेक दक्षिण भारतीय मंदिरों के भव्य द्वारा बनवाया गया। ये काफ़ी उसके लिए बहुत उत्कृष्ट के कार्य था। उन्होंने विजयनगर के पास अपनी मां के नाम पर नगलपुरम नाम का एक जो है उपनगर भी बसाया। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। विजयनगर के संबंध में कुछ बहुत ही विस्तृत विवरण उसी के जो है शासन अवधि के दौरान के मिलते हैं। तिरुपति का जो है भव्य मंदिर उन्हीं के कालावधि में है क्योंकि वहाँ की देवी उनके आराध्य देवी थी, तो उन्हीं के जो है तिरुपति बनवाया गया। कृष्णदेव राय के बाद उनके भाई अच्युत देव राय जो कि 1530 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे और वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। उनके शासनकाल में उनके विरोधी गुट सिर उठाने लगे थे। शक्ति हासिल करने के लिए संघर्ष मुख्यतः सलूबी वीर नरसिंह और अरबिंदु राम राय के बीच था, जिसमें जो है अरबिंदु राम राय की जीत हुई और यादव राम राय राजगद्दी पर नहीं बैठे, परंतु फिर भी उन्होंने जो है सदाशिव राम को सिंहासन में बिठाया और वास्तव में शासन स्वयं किया। यानी देखा जाए तो सदाशिव राय जो था सिंहासन पर सिर्फ बैठने मात्र ही था, लेकिन जितने भी शक्ति थी, जितने भी पावर था, वो सारे के सारे जो था ये अरबिंदु राम राय के पास था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और ये देखने में भी हमें कई जगह मिला है। उसने पुराने अभिजातों को हटाकर उन्हें स्थान पर अपने जो है विश्वास पास व्यक्तियों को रखा। राम राय ने दक्कन की शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाकर उसमें संतुलित पैदा करने की कोशिश भी की, परंतु यह नीति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। दक्कन राज्य का एक संघ बना लिया और तलिकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना को बहुत गहरा आघात पहुंचाया। राम राय इसमें मारा गया और दक्षिणी सेना ने विजयनगर को प्रवेश कर लिया और इसके बिल्कुल ही तबाह कर दिया। अब इसका लक्ष्य जो है पूर्व की तरफ केंद्रीय हुआ, जहां पर जो है पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से तिरुपति के पास अरबिंदु राजवंश ने शासन किया। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया है विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन। देखिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ही रोचक रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य की सेना और सैन्य संगठन किस प्रकार की थी, क्योंकि जब तक हम सेना की संगठन के हम विचार नहीं करेंगे हमें वहाँ के पावर के बारे में पता नहीं चलेगा। कहते हैं लगातार युद्ध के जारी रखने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत थी और तोपखाना का बहुत ही महत्व था उस समय, और वहाँ बहुत ही जो हष्ट पुष्ट घोड़े रखे गए थे। विजयनगर के शासकों ने अरब सागर के पार से अरब और अन्य खाड़ी देशों से उच्च गुणवत्ता वाले घोड़े आयात किए जाते थे। मलाबार बंदरगाह इस व्यापार और अन्य विलास संबंधी वस्तुओं के व्यापार का केंद्र था। ठीक है, और कहते हैं विजयनगर के शासकों ने हमेशा ही मलाबार बंदरगाह पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास किया। बहनियों की तरह विजयनगर राज्य के अग्नेय अस्त्रों के प्रयोग से परिचित था और युद्ध कौशल में आधुनिक शस्त्रों का प्रशिक्षण सिपाहियों को दिलाने के लिए उन्होंने तुर्की और जतुर्गाली विशेषज्ञों को नियुक्त भी किया गया था। रायों में से एक देव राय द्वितीय ने अपनी सशक्त सेनाओं में मुसलमानों की भर्ती भी किया और उन्हें जागीरदार प्रदान भी किया और उनके उपयोग के लिए शहर में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया। युद्ध कौशल की इन नई तकनीकों ने जो है रण कौशल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया था और अग्नि अस्त्रों का जो है मुकाबला करने के लिए अब किलों के दीवारों की मोटाई बढ़ा दी गई और सामने की किलाबंदी करके मजबूत दीवार के साथ विशिष्ट प्रकार के दरवाजे का निर्माण भी करवाया गया। किलों की जो है दीवारों के अंदर तोपों को रखने के लिए विशेष प्रकार के बड़े बड़े झरोखे बनाए गए। किलों पर विशेष प्रकार की प्राचीरों का निर्माण भी कराया गया जिन पर तोपें रखी गई जा सके और कुछ अग्नेय अस्त्र छोटे थे और उनमें राइफल और पिस्तौलें शामिल थी और कुछ तोपों की तरह भारी भरकम थे और उन्हें बैलगाड़ियों या हाथियों पर रखे जाते थे और युद्ध के दौरान इसे धकेला जाता था। कहते हैं ये युद्ध करने की जो पद्धति थी विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही
उत्कृष्ट और कुशलता का परिचालक था। विजयनगर जो है प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वहाँ की अमर नायक प्रणाली थी, और इस प्रणाली में विजयनगर की सेना के सेनापति को नायक कहा जाता था, और प्रत्येक नायक को एक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र जो आवंटित किया जाता था। नायक के अपने अधिकार को जो है प्रशासकीय क्षेत्र में खेती की गतिविधियों के जो है विस्तार करने की जिम्मेदारी दी थी। वो अपने क्षेत्र से जो है कर उगाही करता था और अपनी इस आय से सेना, घोड़े हाथी और युद्ध के लिए हथियारों का रखरखाव करता था, जिनकी पूर्ति उसे अपने राय या विजयनगर के शासक करनी पड़ती थी। नायक किलों का भी सेनापति हुआ करता था, और लगातार कुछ राशि मंदिरों के रखरखाव और सिंचाई के कामों के लिए भी खर्च की जाती थी, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है विजयनगर के प्रणाली में थी। अमर नायक वार्षिक रूप में राजा के जो है नजराना भेजा था और अपनी वफादारी के प्रमाणित करने के लिए उपहार लेकर जो है राज दरबार में खुद उपस्थित भी हुआ था। 17वीं सदी में इस नायकों में से अनेक नायकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और पृथक राज्यों की स्थापना भी की। समाजवादी नायक अपने निजी सिपाही, सैनिक बल और हाथी भी रखा करते थे। यह एक बहुत ही जो है शक्तिशाली वर्ग था, जिसने जो है विजयनगर के प्राधिकारों को चुनौती भी दी। इसके अतिरिक्त जो है सचनाओं को कमजोर भी किया और जो है तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर की पराजय में अपना योगदान भी दिया। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विजयनगर और बैनमी में संघर्ष। कहते हैं विजयनगर और बैनमी में जो संघर्ष काफ़ी दिलचस्प है। विजयनगर और बैनमी साम्राज्यों में रायचूर द्वाब, जो कि कृष्णदेव की जो है तुंगभद्रा नदी के बीच की भूमि थी, पर नियंत्रण पाने के लिए परंपरा लगातार युद्ध होते रहते थे, और यह क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ और खनिज साधनों से भरपूर था। गोलकुंड की प्रसिद्ध हीरो की खदानें इसी द्वाब क्षेत्र से जो है पूर्वी भाग में स्थित थी। दोनों जो है साम्राज्यों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की थी कि इनका जो है विस्तार दक्कन में तुंगभद्रा के जो है पहाड़ के क्षेत्र में भी संभव था। ऐसा लगता था कि लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला और यथावत स्थिति को ही बनाए रखा गया। कभी बैनमी का हाथ ऊपर हो जाता तो कभी विजयनगर पालों की सरपस्ती। उदाहरण के लिए 1504 में बैनमी ने रायचूर द्वाब पर जीत हासिल कर ली थी, परंतु कृष्णदेव राय के सिंहासन में बैठने के बाद बैनमी रायचूर जो है मुदकल जो है नाल गोंडा और कुछ अन्य अंदरूनी शहरों को भी हार गए। इन युद्धों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि दोनों शक्तियां आपस में युद्ध करने में इतनी डूबी हुई थी कि उन्होंने भारत के दक्षिण समुद्री तट पर पुर्तगाली की बढ़ती ताकत को महसूस नहीं किया। इसके अतिरिक्त लगातार युद्ध ने दोनों राज्य के जो संसाधनों का पूरी तरह से दोहन कर दिया और वो दोनों बहुत कमज़ोर हो गए। यानी विजयनगर और ब्राह्मणी जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो गए। इसका कारण था उनका युद्ध प्रणाली, यानी लगातार युद्ध करने से कोई भी राज्य खोखला हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है। युद्ध के अन्य क्षेत्र थे मराठवाड़ा क्षेत्र और कृष्ण गोदावरी का जो है डेल्टा क्षेत्र। दोनों क्षेत्रों की जमीन बहुत उपजाऊ थी और इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह भी थे, जहां वह विदेश से व्यापार के नियंत्रण भी किया जा सकता था। उदाहरण के लिए जो है मराठवाड़ा क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्र की जो है कुलकंड पट्टी, जिनमें ग्वाब बंदरगाह स्थित था, जो व्यापार और निर्यात खास तौर पर ईरान और इराक के घोड़े आयात करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। कहते हैं कि आमतौर पर विजयनगर और बैनमी प्रदेश में होने वाले युद्ध को हिंदू मुस्लिम संघर्ष भी माना जाता था। ऊपर उल्लिखित कारणों से पता चलता है कि लड़ाई किसी धार्मिक भेदभाव की वजह से नहीं थी। युद्ध का मुख्य कारण प्रादेशिक जगहों को जीतना और आर्थिक उद्देश्य था। यानी आर्थिक उद्देश्य से इसके जो है मेन मतभेद को माना जा सकता है। और दोनों राज्यों में आपसी जो है दुश्मनी के बावजूद ऐसे वक्त भी आए जब दोनों ने एक दूसरे की सहायता भी की। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनत में सत्ता के कुछ जो है दावेदार का समर्थन भी किया और यवन साम्राज्य के जो है स्थापक की उपाधि देते हुए गर्व भी अनुभव किया। इसी प्रकार कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात बीजापुर के सुल्तान ने विजयनगर के उत्तराधिकारी की लड़ाई को सुलझाने में समझौता भी कराया। परंपरा विचारों के आदान प्रदान और खास तौर से कला, साहित्य और वास्तुशिल्प के क्षेत्रों में दोनों ने काफ़ी भागीदारी निभाई। तो ये कहते हैं काफ़ी विजयनगर के बारे में हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया और समझने की कोशिश किया कि विजयनगर जो है किन किन परिस्थितियों से
गुजरा। और आखिरकार जो है विजयनगर के 3 जो है राजाओं ने इस पर राज किया। देखा जाए तो 3 वंशों ने राज किया। हम 3 राजाओं के नाम यहाँ लेना गलत होगा। यहाँ पर 3 वंशों ने जो है राज्य किया और विजयनगर को जो है आगे बढ़ाया। लेकिन आखिरकार लड़ाइयों के कारण जो है विजयनगर सल्तनत जो थी बिल्कुल ही तहस नहस कमज़ोर सी पड़ गई, जो कि ख़त्म होने के कगार पर आ गया। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्य। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है 18वीं सदी में प्रादेशिक राज्य। आपने पहले अवश्य पढ़ा है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य पर क्या संकट था और अंत में किस प्रकार जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। जैसे कि मुगल साम्राज्य के अधिकारों की कमी आई, प्रांतों में सूबेदार और बड़े जमींदार शक्तिशाली बनते गए और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की स्वयं ही घोषणा कर दिया। इस काल अवधि के प्रादेशिक राज्य के 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो ये 3 वर्ग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं तीनों वर्ग क्या क्या हैं। पहले पॉइंट के अंतर्गत आता है कि कुछ ऐसे राज्य थे जिनके स्थापक महत्वपूर्ण मुगल कुलीन वर्ग के लोग थे और ये उन्होंने ऊंचे मनसबल हासिल भी किए। यद्यपि वे सभी स्वतंत्र हो गए थे, परंतु उन्होंने मुगल प्रदेशों के साथ अपने औपचारिक संबंध कभी नहीं तोड़े। इस वर्ग के कुछ प्रमुख राज्य हैं अवध, बंगाल, हैदराबाद। यानी ये 3 राज्य बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कभी भी अपने संबंध को नहीं तोड़े, यानी अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध राज्य का स्थापक था असद आदत खान, बंगाल का स्थापक था मसूद कुलीन खान और हैदराबाद का स्थापक था निज़ाम उल मुल्क असम शाह। ये तीनों नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीनों के मुगल जो है विजात वर्ग के शक्तिशाली सदस्य थे और इन प्रांतों के सूबेदार भी थे। जैसे ही मुगल साम्राज्य शक्तिहीन हुआ, दिल्ली से बहुत बड़ी संख्या में सिपाही और सैनिक ने इस नए राज्य में अनेक भावी संभावनाओं को देखते हुए प्रवास किया। यानी देखा गया कि यहाँ की जो है स्थिति तो कमज़ोर पड़ गई, तो तीनों वंश ने जो है तीनों क्षेत्र में जो है स्थापकों ने उस पर हमला करके अपना जो है साम्राज्य की स्थापना कर लिया। इन प्रदेश के पुराने जमींदारों की स्थिति में बदलाव आ गया और उदाहरण के लिए असाद खान ने राजपूतों को अनेक जमींदारियों और रोहलखंड के जो अफगानियों से जो है उपजाऊ कृषि भूमि छीन ली। और इसी प्रकार बंगाल में मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शीद कुलीन खान ने सभी मुगल जागीरदारों को उड़ीसा में स्थानांतरित कर दिया और बंगाल में लगान के मुख्य स्रोतों का दोबारा से जो है आकलन करने का हुक्म जारी कर दिया। सभी जमींदारों ने बड़ी सख्ती से लगान इकट्ठा भी किया गया और इसके परिणाम स्वरूप अनेक जमींदारों को जो है साहूकारों और ऋणदाताओं के कर्ज लेना भी पड़ा। जो लगान और भुगतान करने में असमर्थ थे उन्हें अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी भी पड़ गई। इन राज्यों में एक और परिवर्तन आया कि साहूकार और ऋणदाताओं या महाजनों की संख्या में वृद्धि हो गई। राज्य और किसान ऋण के लिए इन पर निर्भर थे और इसके बदले में ये धनी लोग बहुत ही शक्तिशाली बन गए और इन्होंने जो है प्रशासन को भी काफ़ी प्रभावित किया। राज्य ने कर संग्रह कर अधिकार उन लोगों के पक्ष में निनावी कर दिया जिन्होंने सबसे ऊंची बोली लगाई, जो कि स्वाभाविक बात था, और वे लोग प्रायः साहूकार और महाजन ही थे। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये आप बंगाल की बातों में आपने देखा ही भी होगा, ये 9th क्लास के क्वेश्चन के अंतर्गत भी था कि वो लोग जो थे अपने कैसे जो है साहूकारी बनाए रखते थे। यानी बोली लगाने वालों में साहूकार और महाजन होते थे, उनके आदमी हुआ करते थे। इसके बदले में साहूकार ने राज्य को एक निर्धारित राशि देने का वचन भी दिया था और इस प्रकार राज्य को एक निश्चित आय देने का आश्वासन भी मिला और इस प्रणाली को जो है इज्जतदारी व्यवस्था भी कहा जाता था। और जिन लोगों ने कर संग्रह करने का अधिकार खरीदा उन्हें इजरदार कहते थे। मुगल साम्राज्य ने इन व्यवस्था को हमेशा से ही निरुत्साहित किया। हमेशा ऐसी संभावना बनी रहती थी जो कि लोग जो है कर वसूल करते थे, वो निर्धारित कर से कहीं ज़्यादा जो है संग्रह भी किया करते थे और किसान को पीड़ित भी किया करते थे। राज्यों को जो है कम कर देते थे, जिससे राज्यों को आम लगान में भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ये सारी बातें जो है जो हमने बताया वो 9th क्लास जो है +2 के जो बच्चे हैं उनके भी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि इसी तरह से जो है वो हमेशा कर देने से
चुक जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि कर न दे चाहे दे, जागीरदारी उन्हीं के हाथों में रहेगी। 18वीं सदी में परदेसी राज्य का दूसरा वर्ग उन राजाओं का था जो मुगल शासन के दौरान वतन जागीरों के रूप में पहले ही स्वतंत्र राज्य होने की स्थिति में थे। राजपूत राज्य इस वर्ग में आते थे। परदेसी राज्य का तीसरा वर्ग था जो मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बगावत करने के बाद अस्तित्व में आया था। चाहे सिख हो, चाहे मराठा हो या जाट हो, इस वर्ग ने संबंध थे। उदाहरण के लिए मुगलों के विरुद्ध सिखों के विद्रोह के परिणाम स्वरूप पंजाब में राज्य की स्थापना भी हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसके बारे में हमने यहाँ पर जो है विचार विमर्श किया, जो आपके लिए महत्वपूर्ण था। इसमें जो बातें आपके लिए महत्वपूर्ण था उसको नोट कर लेना, आपके हित में रहेगा। इसी के साथ हमारा दोस्तों ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें हमने विजयनगर के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है 12वीं शताब्दी से लेकर जो है काफ़ी हमने 17वीं शताब्दी डिस्कस किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करना आपके हित में रहेगा, तभी जो है आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।